अब ये जो है हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर रहेगा आरसीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब आरसीसी में जैसे कि मैंने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले ही बता दिया है कि हम आरसीसी को कैसे पढ़ेंगे, कैसे अप्रोच करने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर हमारे रहेंगे उसमें। तो उसके बाद में अब हमारा पहला चैप्टर है यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे एंड यहाँ से सिर्फ प्री के ही क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्री में आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को समझते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है क्या? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक होता है एनालिसिस वाला पार्ट और एक होता है हमारा डिज़ाइनिंग वाला पार्ट। एनालिसिस वाले पार्ट में हम सिर्फ क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, मतलब चीज़ों को समझते हैं कि कैसे उनके ऊपर किसी भी चीज़, मतलब कोई भी अगर आप स्ट्रक्चर लेते हैं तो उसके ऊपर वज़न कैसे लग रहा है, वज़न लगने पे बिहेव कैसे करेगा, वो कैसे टूटेगा, कितने वज़न पे टूटेगा, कितना डिफ्लेक्शन आएगा, कितना डिफॉर्मेशन आएगा। तो हर एक चीज़ हम एनालिसिस करते हैं और वो एनालिसिस जो है दो सब्जेक्ट्स में किया जाता है। एक होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड देन उसके बाद में होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये दो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वही है, इक्विलिब्रियम चेक करते हैं, एनालिसिस कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम चेक कर रहे हैं, कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं, कंपैटिबिलिटी यहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस में आ जाता है, ठीक है। एंड एनर्जी चेक करते हैं, जैसे कि ये डिफॉर्मेशन वाली चीज़ है यहाँ पे एनर्जी। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब अगर मैं डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो डिज़ाइनिंग में हमारे पास में 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं। वैसे सब्जेक्ट्स 2 हैं मेनली यहाँ पे, एक आरसीसी एक स्टील। पीएससी को हम जनरली आरसीसी में ही पढ़ते हैं, लेकिन देखा जाए तो पीएससी यहाँ पे अलग लिखा हुआ है बिकॉज प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट एक अलग थोड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, एक सेफ्टी, एक सर्विसबिलिटी, एक ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमिक और एस्थेटिक। अब ये पढ़ने से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे, देखो जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं, यानी कि जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा जो है कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसमें हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लाइक सेफ्टी, सर्विसबिलिटी, कि सर्विस उसकी जो है सर्विस होनी चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, लंबे टाइम तक चलना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, यानी कि पैसे जो हैं ज़्यादा ना लगे, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। एंड चूँकि हम बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं तो एस्थेटिक उसका, यानी कि जो अपीयरेंस है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे जो है ये डिस्कस की हुई है नीचे, जैसे कि सेफ्टी, सर्विसबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी, एस्थेटिक, वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैंने जस्ट अभी बताई हैं। तो इसके बाद में अब हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, अच्छा ये वाला जो यहाँ पे पॉइंट है इसको हटा दो, ये काट दो, ये मिस हो गया है। अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट। अब सीमेंट कंक्रीट क्या है, कैसे बनता है ये कंक्रीट, तो यहाँ पे वो डिस्कशन है। तो कंक्रीट जो होता है एक मिक्सचर होता है किसका, बाइंडिंग मटेरियल का। हमारा सीमेंट होता है बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट का। फाइन एग्रीगेट जो होते हैं वो होते हैं सैंड। सैंड किस लिए काम आते हैं, देखो कंक्रीट में सैंड जो है, जो वर्ड्स होते हैं उनको फिल करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम बीएमसी में पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट, फिर वाटर, एडमिक्सचर अगर हमें डालना पड़े तो एडमिक्सचर भी डाल देते हैं, वरना कोर्स एग्रीगेट तक बस इतना जो होता है हमारा, ये सब का मिक्सचर जो होता है वो कंक्रीट बनता है। और ये सब जो होते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, प्रॉपर प्रोपोर्शन में होते हैं, ये होता है। चलो, तो ये हमने अभी समझ लिया है। चलो अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो कंक्रीट है, ये जो हम कंक्रीट बनाते हैं ये दो तरीके से बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कंक्रीट मिक्स। यानी कि कंक्रीट के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको जब हम मिक्स करते हैं तो दो तरीके से मिक्स करते हैं। वो दो तरीके क्या होते हैं, एक होता है कंक्रीट में नॉमिनल मिक्स, यानी कि कंक्रीट मिक्स में नॉमिनल मिक्स होता है। ये आप लोगों के सामने यहाँ पे नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स क्या है, बेसिकली पुराने ज़माने में एक तरीके से ये समझो कि नॉमिनल मिक्स चलता था। एंड दूसरा होता है डिज़ाइन मिक्स, जो अभी जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये है डिज़ाइन मिक्स। तो ये दोनों में क्या है, दोनों में डिफरेंस वो देख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंस जो है ये आता है। तो यहाँ पे देखो नॉमिनल मिक्स क्या होता है, ये होता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। जनरली छोटा मोटा जो हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे होते हैं उसमें हम नॉमिनल मिक्स बनाते हैं, ठीक है। मिक्सिंग में भी बाय वेट और बाय वॉल्यूम, यहाँ पे क्या किया जाता है, बाय वॉल्यूम और बाय वेट जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। तो बाय वेट जो होता है वो प्रेफर किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ है कि वज़न से जो है हम यहाँ पे मिक्सिंग करते हैं। अब देखो क्वांटिटी जो होती है वाटर की वो यहाँ पे फिक्स्ड नहीं होती है, ये साइट कंडीशंस के अकॉर्डिंग ली जाती है,
ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है। अब नॉमिनल मिक्स जो होता है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या आएगा, प्री में क्वेश्चन आता है आपका ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज क्वेश्चन यही आता है कि नॉमिनल मिक्स जो होता है कितने से कितने ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए या कंक्रीट के लिए बनाया जाता है, तो वो होता है हमारा M5 से लेकर के M20। ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में एंड रिपीट हुआ है, तो इसको यहाँ पे मेंशन कर लो, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे देख लो, ये हमारा सीमेंट है, ये हमारा यहाँ पे फाइन एग्रीगेट है, ये हमारा यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट है। तो यहाँ पे अब हम अगर M10 की बात करें तो यहाँ पे क्या प्रोपोर्शंस हमारे रहते हैं, क्या रेशोज़ हमारे रहते हैं, वो रेशो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये है 1 1 1। अब इस बात को याद रखना, देखो सीमेंट हमेशा हम क्या करते हैं 1 लिया जाता है, यानी कि हम हर एक रेशो जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू सीमेंट लेते हैं। तो यानी कि सीमेंट अगर मैं यहाँ पे 100 ग्राम्स ले रहा हूँ तो फाइन एग्रीगेट्स यहाँ पे 300 ग्राम्स होंगे एंड कोर्स एग्रीगेट्स यहाँ पे 600 ग्राम्स होंगे। अब एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को याद करने के लिए, फाइन एग्रीगेट आप जितना लेते हैं उसका डबल कोर्स एग्रीगेट हमेशा लिया जाता है। तो आप खुद से देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 30। तो ये चीज़ है, ठीक है, तो इसको देख लेना। अब आगे देखो, यहाँ पे ये हमारा है यहाँ पे डिज़ाइन मिक्स। डिज़ाइन मिक्स में क्या होता है कि ये जो डिज़ाइन मिक्स है ये बेस्ड होता है हमारी कैलकुलेशंस पे अकॉर्डिंग टू द IS कोड, ये रहा 10262 2009। तो इस IS कोड के बेसिस पे ये हमारा क्या होता है, डिज़ाइन मिक्स होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो IS कोड है इसमें और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। अगर आपको चाहिए होगा IS कोड ये वाला, तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। BIS की जो वेबसाइट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, वहाँ से ये डाउनलोड हो जाते हैं, ठीक। चलो, तो यहाँ पे इस कोड के बारे में मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या चीज़ें इसमें गिवन है। इसमें कंप्लीट डिज़ाइन मिक्स जो है वो दे रखा है। कंप्लीट डिज़ाइन मिक्स में क्या है, जैसे कि वाटर कितना लेना है और फाइन एग्रीगेट्स कितने लेने हैं, मतलब कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, वो कंप्लीट कैलकुलेशन IS कोड में क्लियरली दे रखी हैं। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिंग होती है वो बाय वेट होती है, ठीक है, वेट से होती है फिक्स्ड, बिकॉज वेट से क्या होता है, एक्यूरेसी रहता है। जो हमारा नॉमिनल मिक्स होता है उसमें बाय वॉल्यूम होता है, इसको याद रखना, बाय वॉल्यूम लिया जाता है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे जनरली बाय वॉल्यूम ही जो है वो लिया जाता है, बाय वेट बहुत ही कम लेते हैं, और यहाँ पे बाय वेट ही लिया जाता है। अब यहाँ पे क्वांटिटी जो होती है वाटर की वो एकदम फिक्स्ड होती है कि इतना लेना है तो इतना ही वाटर लिया जाएगा, ये है। और डिज़ाइन मिक्स जो है वो M10 से लेकर के M100 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। ऐसे ही ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे, एंड एक ये बाय वेट वाला, एक तो ये मैं स्टार लगा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आए हैं और कौन से रिपीट हुए हैं। एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, और ये आएगा भी आगे भी उसी तरीके से। ऊपर ये वाला नॉमिनल मिक्स अलाउड, ये वाला, एंड एक ही ये वाला, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक है, और ये आगे भी आएंगे, तो इनको याद रख लेना। अब उसके बाद में यहाँ पे फ्रेश कंक्रीट देखो। फ्रेश कंक्रीट में वर्केबिलिटी क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक। वर्केबिलिटी क्या होता है, ये होता है कि हम कितना आसानी से किसी भी कंक्रीट के ऊपर काम कर पा रहे हैं, वो होता है। तो यहाँ पे मैंने वर्केबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने टेबल बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं स्लम्प, कंपैक्टिंग फैक्टर और VB, ये जो है ये टेस्ट है आपके। ये स्लम्प टेस्ट है वर्केबिलिटी का, ये कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है, और ये VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट है, ठीक है। तो इन टेस्ट को देखने के लिए, समझने के लिए डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो BMC वाले लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, वो देख लेना, ठीक है, सीमेंट और कंक्रीट वाले, उसमें ये टेस्ट जो है गिवन है। तो यहाँ पे अगर वर्केबिलिटी बहुत कम है तो उस केस में जो आपकी वैल्यू होती है कंपैक्टिंग फैक्टर की वो होती है 0.75 से लेकर के 0.8, और VB कंसिस्टोमीटर में जो टाइम होता है वो होता है 10 to 20 सेकेंड्स। ऐसे ही अगर लो वर्केबिलिटी है तो फिर ये वैल्यूज़ होंगी, मीडियम वर्केबिलिटी है तो फिर ये वैल्यूज़ होंगी, हाई वर्केबिलिटी है तो फिर ये वैल्यूज़ हैं, एंड बहुत ज़्यादा वर्केबिलिटी है तो फिर ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इनको याद कर लेना, बिकॉज ये वैल्यूज़ जो है एग्ज़ाम में आती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे यूज़ कहाँ होता है, जब लो वर्केबिलिटी होती है तो फिर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन में, सेलो सेक्शन में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही अगर लो वर्केबिलिटी होती है तो फिर मास कंक्रीटिंग में, लाइट रेनफोर्स सेक्शन में, हैवीली रेनफोर्स सेक्शन में यूज़ किया जाता है। अगर मीडियम वर्केबिलिटी होती है तो फिर कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कंक्रीटिंग बाय कंक्रीट पंप, हमारे पास में कंक्रीट पंप होता है, उससे हम क्या कर रहे होते हैं, कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें यूज़ किया जाता है। अगर हाई होता है तो फिर पाइलिंग में यूज़ होता है, और बहुत ज़्यादा होता है तो फिर ट्रिमी पाइप कंक्रीटिंग होता है। ये ट्रिमी पाइप कंक्रीटिंग भी होता है, और जब बहुत ज़्यादा वर्केबिलिटी होती है तो इसको हम ट्रिमी कंक्रीट भी कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा वर्केबिलिटी होती है तो इसको हम ट्रिमी वर्केबिलिटी भी कहते हैं।
ठीक है, अब क्या था, ये ट्रिमी वर्केबिलिटी वाला एक बार क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। क्या क्वेश्चन आया था, कहाँ पे आया था, इसरो का साइंटिस्ट सी का एग्ज़ाम था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। उसने कैसे पूछा था, उसने पूछा था कि ट्रिमी कंक्रीट क्या होता है, तो वहाँ पे नीचे ऑप्शन था वेरी हाई वर्केबिलिटी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रिमी कंक्रीट होता है, ये चीज़ है। ऐसी अब ट्रिमी पाइप कंक्रीटिंग कैसे की जाती है, ट्रिमी कंक्रीटिंग ये है यहाँ पे, ट्रिमी कंक्रीट भी इसको कहा जाता है, ट्रिमी कंक्रीट, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन। चलो, तो यहाँ पे अब ट्रिमी पाइप कंक्रीटिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हॉपर है, हॉपर यानी कि फनल जैसा आपने देखा है ना, वैसा होता है, फनल जैसा ऊपर से डालते हैं उसमें। तो यहाँ पे चूंकि ये बहुत पतला होता है, ये पाइप जैसा होता है, तो फिर यहाँ से क्या होता है, उसको डाला जाता है। तो इस तरीके से ट्रिमी पाइप कंक्रीटिंग की जाती है। अब आगे देखो, वर्केबिलिटी जो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे मेज़र की जाती है, स्लम टेस्ट से, वीबी कंसिस्टोमीटर से, कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट से, ये हमारे 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में एक और आता है फ्लो टेस्ट, ये है। तो ये सब टेस्ट आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे देख लो कंक्रीट के बारे में, हार्ड एंड कंक्रीट। फाइनल सेटिंग के बाद जो हमारा फाइनल सेटिंग हो जाता है, कंक्रीट को हम ये मान लेते हैं कि वो हार्ड हो गया होगा, और वो क्या होता है, वो स्ट्रेंथ गेन करता रहता है। अब चूंकि यहाँ पे बात आ चुकी है स्ट्रेंथ की, तो हम यहाँ पे अब स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो होती है, एक तो हम पढ़ने वाले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और एक हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपने टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये 2 स्ट्रेंथ जो है हम अब यहाँ पे देखेंगे, एक अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, एक हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। अब इसके लिए भी आपको क्या ना, बीएमसी के जो प्रीवियस ईयर के लेक्चर है थोड़ा वो देख लोगे, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में मैंने करवाया हुआ है, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या है, सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो किस साइज़ के क्यूब पे किया जाता है, 150 mm वाले जो हमारा क्यूब होता है उस पर किया जाता है। उस पर यूनिएक्सियल कंप्रेशन लोडिंग लगाई जाती है। 28 दिनों के बाद में कास्टिंग करते हैं। पहले क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो कास्टिंग करिए, मोल्ड होता है 150 mm वाला, उसमें हमने कास्टिंग कर दी। देन उसको हम क्या करेंगे, फिर खोल देंगे कुछ दिन के बाद में, फिर उसको हम क्या करेंगे, पानी में रखेंगे। फिर हम क्या कर रहे होते हैं, टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उसको पानी से निकालते हैं 28 दिन के बाद में। देन हम उसको क्या करते हैं, फिर उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, ये होता है। उसके बाद में एक होता है हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। अब ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, देखो ये तो सिंपल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, यानी कि सिर्फ एक की, यानी कि कोई एक क्यूब की स्ट्रेंथ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, जब बहुत सारे क्यूब होते हैं तो हम जो अपनी स्ट्रेंथ तब निकालते हैं, एक जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। और हम जो कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही यूज़ करते हैं। तो किया कैसे जाता है, देखो हम ऐसा नहीं होता कि एक ही क्यूब बनाते हैं, हम बहुत सारा कंक्रीट बनाएंगे, बहुत सारे क्यूब्स बनाएंगे, ठीक है, और फिर हम टेस्ट करते हैं। तो हर एक क्यूब की स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही चीज़ है, ये ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे। तो इस ग्राफ में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे क्यूब है, हमारे नंबर ऑफ क्यूब्स हैं, और यहाँ पे हर एक क्यूब की स्ट्रेंथ है कि कितने क्यूब की, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स की कितनी स्ट्रेंथ रही। तो ग्राफ कुछ इतने तरह के बनते हैं। ये पहला ग्राफ मान लो यहाँ पे, ये दूसरा ग्राफ मान लो, और ये थर्ड ग्राफ मान लो। तो ये 3 शेप या फिर इनसे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैंने जनरली यहाँ पे 3 शेप्स ली हैं। तो इन 3 शेप्स की हम क्या करते हैं, ये हमने यहाँ से समझा है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में आप ये जान लो कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन हमारे पास में है कि 5% मान लो आपने क्या हुआ कि 100 सैंपल लिए, यानी कि 100 क्यूब लिए हैं, एक तरीके से ये समझ लो, ठीक है। तो 100 के 5% कितने होते हैं, यानी कि 5 क्यूब, है ना। तो किसी भी स्ट्रेंथ के लिए 5 क्यूब से ज़्यादा फेल नहीं होने चाहिए। तो वो जो स्ट्रेंथ होगी वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, यानी कि 95 क्यूब जो है उस स्ट्रेंथ को शो करने चाहिए। तो ये चीज़ होती है। तो वहाँ पे ये चीज़ लिखा है, इट इज़ द स्ट्रेंथ बिलो विच, यानी कि ये वो स्ट्रेंथ होती है जिससे कम, ठीक है, मतलब उस स्ट्रेंथ से कम 5% से ज़्यादा टेस्ट जो होते हैं या फिर सैंपल जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है, मैंने डेफिनेशन जो है वो उल्टी बताई है, आसान शब्दों में मैंने और कुछ बताया है कि 5% यानी कि 5 क्यूब जो है हमारे 5 क्यूब से ज़्यादा फेल नहीं होने चाहिए। चलो जी, अच्छा अब यहाँ पे ये देख लो। तो यहाँ पे ये वही ग्राफ है कि बहुत सारे क्यूब्स हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ हमारे पास में क्या है, ज़्यादा है। ये देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ इस तरफ बढ़ती जा रही है ऐसे। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा पीक होगा उतना अच्छा ग्राफ होगा,
ठीक है ना। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स ज़्यादा दे रहा है ये, और स्ट्रेंथ भी क्या हो रहा है, ज़्यादा दे रहा है, और यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो हमें मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे हर एक जगह पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कुछ और होगी। मान लो कि यहाँ पे हमारी 40 MPa की स्ट्रेंथ है, मान लो यहाँ पे हमारी 50 MPa की स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं 50 पे देखूँ तो 50 पे मेरे सैम्पल्स जो हैं 5% से ज़्यादा फेल हो रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे 5% से ज़्यादा फेल हो रहे हैं, लेकिन 40 पे 5% से कम फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि उन सारे के सारे सैम्पल्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी, 40 MPa हो गई है। तो इस तरीके से ये ग्राफ होता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो FT लिखा हुआ है ये क्या है, ये FT होता है यहाँ पे टारगेट मीन स्ट्रेंथ। FT होता है हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ठीक है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ अगर आपसे निकलवाने लगे तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकलवाने का फॉर्मूला ये होता है FT = FCK + KS। ठीक है, तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ इस तरीके से निकाली जाती है किसी भी क्यूब की। अब यहाँ पे K जो है इनकी अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, और S जो होता है यहाँ पे डेविएशन होता है। तो देखो अब ये K और S ये कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे तुम्हारा ये है, जैसे कि मैंने बताया कि तुम्हारा S क्या होता है, डेविएशन होता है, एंड K क्या होता है, K हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो रिस्पेक्टिवली मिलता है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और ये जो S है ये हमारा डेविएशन है। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखो तो ये कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पे S हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। K की वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। अगर हमारा 0% है, ठीक है 0% है, तो उस मामले में हमारे जो K की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 1.65 हो जाती है। अगर 50% है तो हमारा K का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ये चीज़ें क्या है यहाँ पे कि ये 5%, 0%, 50%, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे जो सैंपल हैं 5% से ज़्यादा फेल नहीं होने चाहिए, है ना। तो सपोज़ करो अगर 5% से ज़्यादा फेल नहीं हो रहे हैं तो फिर ये हो जाएगा। अगर 0% यानी कि एक भी फेल नहीं हो रहा है तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर 50% से ज़्यादा फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये 0 हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपनी क्या निकालते हैं, टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे ये ग्राफ क्या है, तो यहाँ पे इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूब्स है, यानी कि नंबर ऑफ क्यूब्स है, ऐसा समझ लो। यहाँ पे स्ट्रेंथ है सभी की, ठीक। तो यहाँ पे ये दो ग्राफ बने हुए हैं, यहाँ पे ये FCK है और यहाँ पे ये FT है, ठीक। अब ये जो आप देख रहे हैं, कोई भी एक ग्राफ ले लो, मैंने ये जो शेडेड वाला ग्राफ है इसको लिया हुआ है। तो इस शेडेड वाले ग्राफ में यहाँ पे मेरा क्या है, ये आप जो जस्ट देख पा रहे हैं, ये एक तरीके से ऐसा समझ लो कि ये मेरा FCK है, यहाँ पे मेरा क्या है, ये FCK है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इतना पार्ट, ये वाला इतना, तो ये मेरा यहाँ पे है A1 एरिया, ठीक है, A1 एरिया। अब ये कैसे निकालते हैं हम कि जो हमारा फेलियर है वो 5% से कम है या फिर ज़्यादा है, ये कैसे निकालते हैं वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि A1 निकाला इस तरीके से, ऐसे A2 हो जाएगा फिर बाकी का सारा, तो उसको डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू 5% से कम आ रही है तो फिर ये हमें क्या मिल जाता है, अपना पता चल जाएगा कि कितने फेल हो रहे हैं, कितने सैंपल्स जो हैं फेल हो रहे हैं। ये अब एक यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और बहुत रिपीट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, अब ये यहाँ पे कंपैरिजन करवा रहा है क्यूब का और सिलेंडर का। अब ये कैसा कंपैरिजन है वो बताता हूँ। देखो हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेंथ को निकालना है ना। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए तुमने अभी देखा है कि हमने क्यूब का यूज़ किया है, तो ये वही कह रहा है कि वही स्ट्रेंथ निकालनी है। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम क्यूब भी यूज़ करते हैं और सिलेंडर भी यूज़ करते हैं। तो हमें दोनों को समझना है कि कौन सा अच्छा है, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। अब यहाँ पे ये जो आप दोनों फिगर देख रहे हो, लेफ्ट साइड में आपके पास में सिलेंडर है और राइट साइड में आपके पास में क्यूब है। यहाँ पे क्या होता है कि नीचे और ऊपर यहाँ पे प्लेट्स लगी होती हैं, यहाँ जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे प्लेट्स लगी होंगी कुछ, और ऐसे ही ऊपर में प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो ये प्लेट्स होती हैं यहाँ पे, और प्लेट्स लगाने के बाद फिर ऊपर से ऐसे मशीन के थ्रू, जो हमारे पास में अपने टेस्टिंग की मशीन होती है, उसके थ्रू हम वज़न लगाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे किया जाता है। तो अब यहाँ पे है क्या, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक तो ये फिगर और दूसरा ये जो आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए और क्या हम एक्चुअली में यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। जैसे क्या यूज़ किया जाता है, व्हाट शुड बी यूज्ड, क्या यूज़ करना चाहिए।
तो हमें सिलेंडर को यूज करना चाहिए, क्यूब को यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन हम यूज कर रहे हैं क्या, हम यूज कर रहे हैं अपने क्यूब को, और किसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिलेंडर को यूज नहीं कर रहे हैं। अब इसका रीजन क्या है, रीजन देख लो। तो सबसे पहले रीजन समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, दोनों का जो डायग्राम है और लोड किस तरीके से अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायमीटर देखो, सबसे पहले सिलेंडर का डायमीटर है 150 mm और जो उसकी हाइट है वो है 300 mm। तो यहाँ से जब ऊपर से लोड लगता है तो क्या होता है कि इतना पार्ट, जो शेडेड पार्ट है आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से अफेक्ट होता है। तो अब जब फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है। ऐसी ये जो आगे वाला पार्ट है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो जितना पार्ट है ये ऐसी शेप लेता है, कॉनिकल शेप होती है, ठीक है। फ्रिक्शन जो होता है वो कॉनिकल शेप होता है। अब इतना पार्ट जो है, ये सेंटर वाला जो मिड वाला पार्ट है, ये फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है, यानी कि इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये चीज है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्यूब में कैसे होता है, क्यूब में साइड्स वाली जो होती है, जैसे ये साइड है, ये यहाँ पे ये जो है सिर्फ इतना पार्ट अफेक्ट होता है फ्रिक्शन से, और ये वाला जो इतना पार्ट है ये फ्रिक्शन से अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो जो हमारा अब आंसर है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, वो यहीं पे लाई करता है, इन्हीं दोनों डायग्राम्स में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले, तो एनेक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की, वो डिटरमाइन की जाती है कैसे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम अपने शेप से दिए हुए, क्यूब होता है, सिलेंडर होता है, प्रिज्म होता है, ठीक है। लेकिन हम जनरली क्या यूज करते हैं, क्यूब और सिलेंडर यूज करते हैं। तो जो स्ट्रेंथ आती है क्यूब में वो 1.25 टाइम्स आती है सिलेंडर के, ये है। अब देखो यहाँ पे सिलेंडर जो होता है वो मोर अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स देता है यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, ठीक है। अब ऐसा क्यों करता है वो, क्योंकि जो यहाँ पे इफेक्ट है फ्रिक्शन का, ठीक है, मशीन के और प्लेट्स के बीच में, वो क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अपने स्ट्रेंथ में, अभी मैंने बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ऊपर में प्लेट्स लगा देते हैं, डिस्क लगाते हैं, डिस्क प्लेट्स लगाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि मशीन प्लेट्स और स्पेसिमेन में जो फ्रिक्शन लाई करता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, यहाँ पे जीरो होता है। तो जब फ्रिक्शन, अब ऐसे समझो, फ्रिक्शन एक तरीके से रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस से तो जनरेट करता है फ्रिक्शन, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है ना। और क्यूब में क्या है, क्यूब में फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है, तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो भैया रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो यानी कि वहां पे स्ट्रेंथ इसीलिए ज्यादा आती है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप एफ क्यूब इक्वल्स टू 1.25 एफ सिलेंडर। तो शॉर्ट में मैंने तो अब ये चीजें जो है आप लोगों को बता दी। अब यहाँ पे देखो क्यूब है, यहाँ पे अगर हम स्मॉलर साइज का क्यूब लेंगे, सपोज करो 100 mm का हमने क्यूब लिया, तो वो जो है स्ट्रेंथ हमें ज्यादा देगा, ठीक है। ये चीज है, ये याद रख लेना, ये नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ। ऐसे ही अगर हम छोटा सिलेंडर लेंगे वो भी स्ट्रेंथ जो है हमें ज्यादा देगा, बस कंडीशन ये होती है कि जो हम रेशो लेते हैं हाइट और डायमीटर का, वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि जैसा अभी हमने लिया था, हाइट हमारी दुगनी है और डायमीटर से, तो वही हमें रेशो जो है यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। ये चीज यहाँ पे कही गई है। अब ये सारे के सारे रिजल्ट्स क्या है, एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किए गए हैं। अच्छा चलो अब आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है कंक्रीट का। तो यहाँ पे M20, M35, M50 ये सब ग्रेड्स हैं, इन सब के डायग्राम्स यहाँ पे गिवन है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इनकी सबकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ रही है, ज्यादा है ना। यहाँ पे देखो M20 कम है, M35 की ज्यादा है, फिर M50 की और भी ज्यादा है, ये चीज है। तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या है, नॉन लीनियर है, वो तो हमें देख करके पता चल रहा है। अब देख लो, इनिशियल पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैन बी कंसिडर्ड एज लीनियर। जैसे हमने सॉम में पढ़ा है ना कि इनिशियल पोर्शन हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं लीनियर। सपोज करो ये यहाँ तक है, सपोज करो इतना पार्ट ही लीनियर है, तो ये इसी की बात कह रहा है कि इनिशियल पोर्शन जो है वो हम क्या कंसिडर करेंगे, लीनियर कंसिडर करेंगे। अब आगे देखो, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो हमें कितना स्ट्रेन दे रहा है, 0.002 जो हमारा स्ट्रेन है, वहां पे हमें क्या मिल रहा है, अपना मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस मिल रहा है। वही चीज मैंने अभी आपको यहाँ पे शो की थी कि ये देखो यहाँ पे M20 पे इतना है, M35 पे यहाँ है और M50 पे यहाँ है, तो ये चीज है। तो ये देखो यहाँ पे 0.002 ये इतने स्ट्रेन पे ये है यहाँ पे हमारा मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस वाले पॉइंट पे, ये जो जस्ट मैंने अभी बताया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा
कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितने जो स्ट्रेन पे लाई करता है ये पूछेगा, तो 0.002। और ये जो वैल्यू है ना 0.002, इसका अभी आगे यूज भी आने वाला है, वो मैं बताऊंगा। अभी हम जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे तो वहां पे अभी आगे जो है इसका यूज आएगा। जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेन होता है वो होता है 0.004 और 0.006 के बीच में, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, ये अल्टीमेट स्ट्रेन हमारा यहाँ पे होता है। अब आगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो बढ़ जाता है जैसे ही हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ता है। ये सब चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम सॉम में ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी ब्रिटलनेस जो होता है वो भी बढ़ जाता है जैसे ही हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ता है, ये भी मैंने बताया था। चलो अब आगे देखो, अब हमारा यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। अब यहाँ पे एम क्या होता है, एम का मतलब होता है मिक्स। 25 तो है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में या फिर एमपीए में, ये चीज़ है यहाँ पे। तो M5 से लेकर के M20 तक हमारा नॉमिनल मिक्स हो जाता है और M10 से लेकर के M100 तक हमारा क्या हो जाता है, डिजाइन मिक्स हो जाता है। ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे निकाला जाता है वो सब हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि ये अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास होता है, जितना हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है उसका अप्रोक्सीमेटली 10% होता है। और अगर हम प्रिसाइसली देखें तो 7% से 15% के बीच में होता है, तो हम ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं कि 10% है, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है वो ऑलमोस्ट लीनियर होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ के केस में बात कर रहा हूँ मैं, जब हम कंक्रीट पे टेंसाइल लोड लगाएंगे तब जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनेगा वो ऑलमोस्ट लीनियर बनता है। अब अगर हम यहाँ पर रेशो की बात करें, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर हम रेशो की बात करें तो वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ता है। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ है इसका मतलब यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट देखो, सिंस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड, चूंकि हम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की वो इग्नोर कर दे रहे हैं आरसीसी में, तो इसका क्या है, बहुत ही कम इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बट ये जो कैलकुलेट किया जाता है ये किस लिए कैलकुलेट किया जाता है, ये क्रैकिंग मूवमेंट को डिटरमाइन करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज़ है यहाँ पे। दोबारा से बताता हूँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की वो इग्नोर कर दी जाती है आरसीसी में, बिकॉज उसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ क्रैकिंग मूवमेंट को निकालने में डिटरमाइन किया जाता है। अब ये क्रैकिंग मूवमेंट क्या होता है, ये मूवमेंट होता है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये होता है टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस के, ठीक है, जहां पे हमारा कंक्रीट क्रैक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि क्रैकिंग मूवमेंट क्या होता है, ये वो मूवमेंट होता है, ठीक है, ये वो मूवमेंट होता है किसकी वजह से, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से। टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस देखो देखो, M/I इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई, ये सॉम में था ना, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, ये हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि यहाँ पे टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस है, ये रहा। तो ये जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पे, मोमेंट, ये मोमेंट किसकी वजह से, इस बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से, ये कह रहा है यहाँ पे। तो जो हमारा मोमेंट है, ठीक है, जिस मोमेंट पे हमारा कंक्रीट क्या होना शुरू हो जाए, क्रैक होना शुरू हो जाए, ठीक है, और किस मोमेंट पे क्रैक होना शुरू होगा, हमारे टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस पे, तो वो हमारा क्या होता है, क्रैकिंग मोमेंट होता है, उसको हम डिनोट करते हैं MCR से, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक। चलो अब आगे देखो, अब यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट टेंशन टेस्ट होता है, फ्लेक्चर टेस्ट होता है, एक स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट होता है, तो ये सब हमारे टेस्ट होते हैं। तो डायरेक्ट टेंशन टेस्ट देखो क्या है, डायरेक्ट टेंशन टेस्ट में लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है डायरेक्ट टेंशन टेस्ट को करना, क्योंकि जो यहाँ पे फोर्स होता है वो परफेक्टली टेंसाइल नहीं होता, एक्सियली टेंसाइल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कंक्रीट क्या है, वो नॉन होमोजीनियस मटेरियल है। नॉन होमोजीनियस आप समझ ही रहे हैं, है ना, हर जगह पे आपकी क्या है, होमोजिनिटी नहीं होती है। ये चीज़ भी हमने होमोजीनियस होना, नॉन होमोजीनियस होना, ये सब हम सॉम के पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ चुके हैं। चलो, तो इसी वजह से डायरेक्ट टेंशन टेस्ट जो है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अब देखो यहाँ पे फ्लेक्चर टेस्ट, फ्लेक्चर टेस्ट कैसे किया जाता है, यहाँ फ्लेक्चर टेस्ट में डायमेंशंस आपके सामने हैं, ये देखो यहाँ पे प्रिज्म है, ये रहा, ठीक है, इसी प्रिज्म की बात हो रही थी अभी जस्ट ऊपर, यानी कि जो आपने देखा था वहाँ पे कि एक तो क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने में, दूसरा आपका क्या था, सिलेंडर, एंड नेक्स्ट आपका जो वहाँ पे प्रिज्म लिखा था ये वही प्रिज्म है, यानी कि जो क्यूबोर्ड है आपका वो है ये, ठीक है, क्यूबोर्ड को प्रिज्म कहते हैं। चलो अभी देखो, तो यहाँ पे साइज है कितना, 600, उसकी लंबाई कितनी है, 600 mm है। अब 600 mm जो आप लंबाई देख रहे हैं वो कहाँ से है, वो सपोर्ट से है, देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ द सपोर्ट से। फिर सपोर्ट के साइड में भी कितना होता है, 50 mm स्पेस हम छोड़ करके रखते हैं। देखो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 50 mm है, ठीक है। अब आगे देखो, ये जो हम अब यहाँ पे कंक्रीट ले रहे हैं, ये कंक्रीट आपका प्लेन कंक्रीट होता है, देखो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट नहीं होता। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लोडिंग लगाते हैं, यहाँ पे
एक लोडिंग ये रही, एक लोडिंग ये रही, ठीक है। ये इस तरीके से लोडिंग लगाई जाती है। यानी कि ऐसा समझ लो कि यहाँ से 200 mm पे ये रही, फिर 200 mm ये रहा, एंड फिर से 200 mm ये रहा। तो ये रहा 200, ये रहा 200, एंड ये रहा यहाँ पे 200, ये mm में है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है, लोडिंग लगाई जाती है। अब अगर मैं इसके कंप्लीट 3D डायमेंशंस की बात करूँ तो इसकी चौड़ाई जो होती है वो होती है 150 mm, ऊंचाई भी होती है 150 mm, ये ऐसे होता है। अब यहाँ पे जो आप लोगों के सामने ये जो डायग्राम्स हैं, अब देखो ये कौन सा डायग्राम है, ये आपके सामने SFD है यहाँ पे, और ये आपके सामने यहाँ पे जो है BMD है, ठीक है। ये SFD है, BMD है। अब यहाँ पे नीचे आपके सामने क्या है, फ्लेक्चर फॉर्मूला है। फ्लेक्चर फॉर्मूला या फिर कह सकते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्मूला, ये जो है यहाँ पे, ये बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है यहाँ पे, या फिर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है, बेंडिंग इक्वेशन है, ऐसे भी कह सकते हो, ये चीज़ है। तो M/I, M क्या है, मोमेंट है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, F आपका क्या है, फोर्स है या फिर स्ट्रेस जो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस वो, Y आपका क्या है, डिस्टेंस है सेंटर ग्रेविटी से हमारा जो बॉटम मोस्ट फाइबर है न्यूट्रल एक्सिस से उसका है, और E हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, R हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की हुई हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो PCR L/3। अब ये क्या है, ऐसे BD³/12, ये क्या है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे BD³/12, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब ये PCR L/3 ये क्या है, देखो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन करके बताता हूँ। यहाँ पे मोमेंट देखो, मोमेंट कैसे निकालोगे, मोमेंट के लिए क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि लोड इंटू डिस्टेंस होता है, लोड इंटू डिस्टेंस, ये जो होता है मूवमेंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये जो आप ये इतना जो इक्वेशन देख रहे हो ना, ये सिर्फ इतना पार्ट है, ये जो दो है ये इतना पार्ट है, यानी कि M/I इक्वल्स टू F/Y को सॉल्व किया हुआ है, इतने पार्ट को इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे M हमारा क्या है, P ये रहा लोड, L/3 ये डिस्टेंस है इधर रखा है, तो PL/3 तो ये हो गया, इस तरीके से ये मूवमेंट निकला है, ठीक है। PL/3 तो ये है यहाँ पे, ये जो है आपके सामने ये इस तरीके से है। BD³/12 क्या है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये जो Y आप देख रहे हैं ये यहाँ से लिया जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था, न्यूट्रल एक्सिस से हमारे बॉटम मोस्ट फाइबर तक का डिस्टेंस, ये हमारा D/2 हो जाएगा, ठीक है। ये D/2 है यहाँ पे। FCR क्या है, ये जो F आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला F ये यहाँ है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको अप्लाई किया। अब यहाँ पे देख लो, थर्ड पॉइंट लोडिंग जो है वो अप्लाई होती है प्योर बेंडिंग कंडीशन के लिए, ठीक है। इस बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट लोडिंग को क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं प्योर बेंडिंग कंडीशन के लिए। अभी जो P की वैल्यू है ये बढ़ती है कहाँ से, 0 से लेकर के कहाँ तक बढ़ती है, जैसे ही हमारा फर्स्ट क्रैक डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि P की वैल्यू हम कैसे करते हैं, P क्या हमारा लोड है, हमने यहाँ पे वजन लगाया है, तो शुरू में वजन था 0, फिर हम क्या करेंगे, वजन को बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, और जैसे ही क्रैक आएगा रुक जाएंगे। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि 0 से लेकर के जैसे ही हमारा फर्स्ट क्रैक डेवलप होगा तो हम क्या कर देते हैं, वो हमें P की वैल्यू उस तरीके से मिलती है। अब यहाँ पे जो इसने लिखा है, डेवलप्स इन एक्सट्रीम टेंशन फाइबर, अभी एक्सट्रीम टेंशन फाइबर क्या है वो देख लो। जैसे कि आपका ये है, अब आप यहाँ पे वजन लगा रहे हैं, ठीक है, और वजन लगाने पे तो इस तरीके से मुड़ेगा ना, क्योंकि आप ऊपर से ऐसे वजन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे टेंशन में कौन सा पार्ट है, टेंशन में आपका जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये पार्ट आपका टेंशन में आएगा। तो इसकी वो बात कह रहा है कि एक्सट्रीम टेंशन फाइबर। अब एक्सट्रीम टेंशन फाइबर कौन सा होगा वो देख लो, वो मैं ब्लैक से थोड़ा सा करके बताता हूँ। लास्ट वाले में, ये जो लास्ट में आपका होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन होगा, तो ये है, यानी कि यहाँ की वो बात कर रहा है कि यहाँ पे जैसे ही क्रैक आएगा, सबसे पहले वैसे भी क्रैक यहीं पे आता है, ठीक है। जैसे ही आप इसको ऐसे मोड़ने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले क्रैक भी यहीं आएगा, ऐसे ही यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आगे देख लो, कोरस्पॉन्डिंग टू क्रैकिंग लोड, यानी कि वो वजन जहाँ पे क्रैकिंग हो रही है, कोरस्पॉन्डिंग टू क्रैकिंग लोड, बेंडिंग मोमेंट इज कैलकुलेटेड, बेंडिंग मोमेंट निकाला जाता है इन सेंट्रल पोर्शन, कहाँ पे, सेंटर पे निकालते हैं, इन सेंट्रल पोर्शन, ठीक है। एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड एज इलस्ट्रेटेड अबव, और फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, ये रही हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गई होगी सभी को। तो ये इस तरीके से किया जाता है। चलो अब आगे देखो, जो हमारी यहाँ पे FCR की वैल्यू है, यानी कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो हमारी वैल्यू है वो निकाली जाती है किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। FCR इक्वल्स टू 0.7 अंडर रूट में FCK। अब ये यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है वो बता देता हूँ। देखो, ये जो 0.7 आप लोग देख रहे हैं, अगर मैं प्रिसाइसली बात करूँ तो ये होता है 0.67 अंडर रूट में FCK, ये होता है। और FCK क्या है, हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ,
ठीक है, जो जस्ट हमने अभी भी निकालना सीखा। तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये तो वो चीज़ है। तो इस तरीके से हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो निकाला जाता है। ठीक, चलो अब यहाँ पे देखो, एक हमारे पास में क्या है, पीसीसी है। पीसीसी यानी कि हमारे पास में क्या है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बीम है जिसका साइज दिया हुआ है 200 mm बाय 300 mm। 200 उसकी क्या है, इस तरीके से ये चौड़ाई है उसकी, और 300 क्या है, डेप्थ है, ये उसने दिया हुआ है यहाँ पे। M30 कंक्रीट से बना है। वो कह रहा है कि क्रैकिंग मूवमेंट बताओ निकाल करके सेक्शन पे कितना होगा। क्रैकिंग मूवमेंट यानी कि जहाँ पे वो फेल हो रहा है, ये MCR निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, FCR निकाल लेते हैं डायरेक्टली। यानी कि ये जो मैंने इतना ऊपर तामझाम किया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो हमारे पास में कोड में गिवन है, और इससे हम अपने टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने FCR की वैल्यू निकाली। FCR इक्वल्स टू 0.7 रूट FCK। FCK यहाँ पे मैंने क्या रखा, 30, क्योंकि यहाँ पे 30 का M30 गिवन है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। फिर मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे FCR मिल गया। अब यहाँ पे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकाल लूंगा, I निकल गया। फिर Y मेरा क्या होगा, यहाँ पे देखो न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम मोस्ट फाइबर तक का ये डिस्टेंस होता है D/2, तो ये मैं निकाल लूंगा। फिर यहाँ से मैं क्या कर लूंगा, सारी वैल्यूज पुट करके MCR में सॉल्व कर लूंगा, ये चीज़ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है हमारा स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट। अब स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट कैसे किया जाता है, सिलेंडर को दो हिस्सों में यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, स्प्लिट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे वजन इस तरीके से लगाते हैं, जो आप देख रहे हैं ना ऊपर से जो लोडिंग हो रही है, देखो वजन यहाँ पे कैसे लगा, इस तरीके से वजन लगाते हैं। तो एक लाइन लोड होता है अलोंग द लेंथ, ठीक है, एक लाइन लोड होता है। लाइन लोडिंग का मतलब समझ रहे हो, यानी कि एक लगातार लोड होता है, एकदम कहीं पे भी कोई भी गैप नहीं होता। पॉइंट लोड तो होता है जो सिर्फ एक पॉइंट पे लगता है। इसी तरीके से अगर मैं बहुत सारे n नंबर ऑफ पॉइंट लोड्स मिला दूं और वो सब एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, तो वो लाइन लोड बन जाता है। तो ये वही बात कह रहा है कि एक लाइन लोड होता है, लेंथ पे लग रहा है, उसको लगाया जाता है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इस लोडिंग की वजह से स्प्लिंटर जो हमारा सिलेंडर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास में फॉर्मूला निकलता है स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट से, वो होता है 2p/πdl। ये होता है, ये हमारा p लोड है, ये होता है 2p/πdl, ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो किस टेस्ट से कितनी स्ट्रेंथ निकल करके आई है वो देख लो। फ्रैक्चर टेस्ट किया जाता है, डायरेक्ट टेंशन टेस्ट हमारा वो है जिसमें नॉन होमोजेनियस होता है कंक्रीट। यहाँ पे सबसे कम आती है बिकॉज ये हो ही नहीं पाता। चलो